हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम आपकी फ्लामिंगो बुक का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो आज हम आपका जो फ्लामिंगो बुक है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये जो आपकी स्टोरी है गोइंग प्लेसेस, इसमें क्या बताया है कि जो यंग पीपल है, आप कह सकते हैं कि जो टीनेज में जब लोग होते हैं तो उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं हो सकती हैं उनकी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डे ड्रीमिंग करते हैं बिल्कुल। तो ये जो स्टोरी है आपकी वो फैंटेसाइजिंग के बारे में ही है। यहाँ पर दो लड़कियां हैं, सोफ़ी एंड जॉन्सी। तो उनके बारे में ये स्टोरी जो है यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, स्पेशली जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो उनके पास सोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा तो होते नहीं हैं, राइट। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग फैंटेसाइज ही कर सकते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे ना यही चीज़ बताई गई है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे इमेजिन कर लेते हैं जैसे जैसे रियलिटी में वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ होने वाला है स्टोरी में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. Jancy, linking arm with her along the street, looked doubtful. Takes money? Soph, something like that. I will find it, Sophie said, staring far down the street. Take you a long time to save that much. अब यहाँ पे सोफ़ी और जो आपकी जेंसी हैं वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। दोनों स्कूल से वापस आ रहे हैं घर पे, दोनों आपस में बात करते हैं। तो सोफ़ी कहती है कि जब मैं यहाँ से छोड़ दूँगी स्कूल, मतलब कंप्लीट हो जाएगा मेरा, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपना खुद का एक बुटीक जो है वो मैं खोल लूँगी। ठीक है, बुटीक मतलब क्या होता है, जहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं ना, कपड़े एकदम क्या कहना चाहिए, फैशनेबल से क्लॉथ्स हमें मिल सकते हैं, जहाँ पे स्टाइलिश कपड़े मिलते हैं अलग अलग डिज़ाइन के। तो छोटी सी जो शॉप है उसको बुटीक कहा जाता है। तो जेंसी ने क्या किया, जेंसी उसको रिप्लाई करती है। तो जेंसी उसको जो है बहुत सरप्राइजिंगली देखती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है, मतलब क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं है यहाँ पे। तो जो आपकी सोफ़ी है वो तो सोच रही है कि मैं बुटीक खोल लूँगी अपना एक दिन, जहाँ पे वो अपने जो है अपनी मर्ज़ी से फैशनेबल क्लॉथ्स जो हैं उनको यहाँ पे वो जो है सेल कर पाएगी। तो जेंसी को ऐसा लगता है कि इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए वी नीड मनी। तो उसको भी ऐसे लगता है कि भाई बुटीक खोलने के लिए तो तुम्हें पैसों की नीड होगी। तो वो उसको क्या कहती है, और उसको ये भी बताती है जेंसी कि भाई तुम्हें बहुत टाइम लगेगा पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो सोफ़ी इस बात पर क्या रिप्लाई करती है, सोफ़ी कहती है कि मैं कहीं पर काम कर लूँगी एज ए मैनेजर, है ना। देखो यहाँ पर कहती है वो, we will well, I'll be your manager then, yes of course, to begin with, till I have got enough, but anyway I know just हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। तो वो कहती है कि मैं मैनेजर की कोई पोस्ट देख लूँगी, मैंने एज ए मैनेजर कहीं पे काम कर लूँगी और मैं इतने पैसे इकट्ठा कर लूँगी जिससे कि मैं अपना बुटीक जो है वो खोल पाऊँगी। तो अब जैसे फिर उसको बीच में इंटरफेयर करती है। वो कहती है कि भाई तुम्हें कोई भी डायरेक्टली ऐसे मैनेजर की पोस्ट पे नहीं रख लेगा। अगर हम कहीं भी काम के लिए जाएंगे, ऐसे फ्रेशर जाएंगे, तो कोई भी हमें डायरेक्टली मैनेजर की पोस्ट पे तो रखेगा नहीं। तो उसको समझाती है कि भाई अगर तुम पहली बार जॉब के लिए जाओगे तो कोई भी तुम्हें इतनी हाई पोस्ट पे ऐसे नहीं रखेगा। तो सोफ़ी क्या करती है, सोफ़ी अपना जो प्लान है उसको चेंज करती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊँगी। मैरी क्वेंट कौन है, आपकी ये एक फैशन डिज़ाइनर थी। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल उसके जैसी बन जाऊंगी। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ, यहाँ पे ये रहा। वो कहते हैं कि तुम्हें डायरेक्टली मैनेजर नहीं बनाया जाएगा। सोफ़ यहाँ पे सोफ़ी के लिए यूज़ किया है। आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, तो कहते हैं कि मैरी क्वेंट जैसी बन जाऊंगी मैं। सोफ़ी से कहती है आई विल बी नेचुरल, दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज़ एवर सीन। तो यहाँ पे वो और क्या कहती है कि वो मैं फैशन डिज़ाइनर थी जो मैरी क्वेंट थी। फिर वो ये भी कहती है कि मैं यहाँ पे ना एकदम बेस्ट बुटीक खोलूँगी अपना, आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा ऐसा बुटीक जो है मैं यहाँ पे अपना खोलूँगी। तो सोफ़ी क्या कहती है, सोफ़ी कहती है कि मैं बेस्ट बुटीक जो है अपना खोल लूँगी, ऐसा बुटीक खोलूँगी कि किसी ने आज तक देखा भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। जैंसी, नोइंग दे वर बोथ earmarked for biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. तो इसमें क्या है कि सोफ़ी जो है वो तो बहुत इमेजिनेशन करती है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करती है। लेकिन जो जेंसी थी वो क्या थी, वो एक रियलिस्टिक पर्सन थी, मतलब वो प्रैक्टिकल थी बहुत ज़्यादा। तो वो क्या सोचती है, जब वो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उसको पता होता है क्योंकि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उसको पता था कि भाई हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं, हमारे पास जो इनकम सोर्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होंगे, तो हम कैसे करेंगे काम। क्योंकि वो बिस्किट फैक्ट्री में वर्कर थे तो बहुत ज़्यादा उनको पैसे वहाँ पे मिलते नहीं होंगे। तो जब वो सोफ़ी की बात को सुनती है तो वो थोड़ा सा सैड हो जाती है। मेलनकॉली मतलब सैड होता है, ईयर मार्क का मतलब होता है कोई चीज़ रिजर्व होना, ठीक है, सेट असाइड कर लेना। आगे देखते हैं यहाँ पे।
शी विश्ड सोफ़ी वुडंट से दीज थिंग्स, तो वो सोचती है कि भाई सोफ़ी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सोफ़ी ऐसा सोच रही है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो उसके बारे में सोच रही है यहाँ पे। व्हेन दे रीच सोफ़ी स्ट्रीट, जेंसी सेड, जब वो सोफ़ी की गली में ऐसे पहुँच जाते हैं, घर जा रहे थे ना दोनों वापस, तो जब वो सोफ़ी के गली में पहुँच जाते हैं, स्ट्रीट में पहुँच जाते हैं, तो जेंसी उसको समझाने की कोशिश करती है, उनकी जो लाइफ की रियलिटी है वो उसको समझाने की कोशिश करती है। क्या कहती है? इट इज़ ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, सोफ यू रियली शुड बी sensible, they don't pay well for shop work, you know that your dad would never allow it। तो यहाँ पे जो सोफ़ी है, जो जेंसी है, वो सोफ़ी को रियलिटी बताने की कोशिश कर रही है। वो उसको कहती है कि हम जहाँ पे काम करते हैं बिस्किट फैक्ट्री में, हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं, राइट। वो उसको ये भी बताती है कि तुम्हारे जो डैड हैं, तुम्हारे जो पापा हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि वो इस जॉब को जो है छोड़ दें यहाँ पे, राइट। तो वो सोचती है कि तुम जो चीज़ सोच रही हो ना वो पॉसिबल हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही जो है वो सोच रही हो यहाँ पे। लेकिन जो सोफ़ी है, क्योंकि वो तो डे ड्रीमिंग करती रहती है, वो तो सोचती रहती है, वो क्या रिप्लाई करती है? और एन एक्ट्रेस नाउ there is real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated। तो यहाँ पे जब इसने जेंसी ने ये उसको समझाने की कोशिश करी, तो सोफ़ी क्या करेगी? सोफ़ी रिप्लाई करेगी। तो वो क्या कहती है? वो अभी भी अपनी जो ड्रीमिंग वो कर रही है ना, अभी डे ड्रीमिंग उसी में वो खोई हुई है। वो कहती है कि एक काम करते हैं, मैं एक्ट्रेस भी तो बन सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और एक्ट्रेस बनने से मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वही कहती है कि मैं दूसरा जो है साइड बिजनेस ऐसे चला लूँगी, अपना बुटीक वगैरह खोल लूँगी, तो मेरा जो काम जो है वो चल जाएगा। क्योंकि उसको लगता था कि जो एक्ट्रेसेस है वो पूरा टाइम जॉब नहीं करती हैं। जब वो घर पहुँचेंगे, देखो वो क्या होगा आगे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है वैसे? सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है थोड़ा मॉडर्न, राइट। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। तो वो अब उनका घर आ गया वहाँ पे। तो जब वो घर पहुँचे तो सोफ़ी जो है अपने घर में चली गई है, डोर टर्न करती है, जेंसी वहीं पे खड़ी हुई है, बारिश हो रही है तो जेंसी वहीं पे भीग रही है बारिश में। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक। तो जो ये है आपकी सोफ़ी, वो फिर से क्या कहती है? वो फिर से वही बात बोल रही है, सेम सेंटेंस बोल रही है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपना बुटीक जो है वो यहाँ अपना एक बुटीक खोल लूँगी। नेक्स्ट है आपका, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय यू अस अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अब ये स्टेटमेंट किसी और ने बोला है यहाँ पे, राइट। क्या कहा उन्होंने? देखो, तो वो तो अपने मन में यही सोच रही है ना, कि मैं जो है बुटीक खोल लूँगी। तो और वो क्या, अब घर के अंदर से कोई बोल रहा है, घर के अंदर से कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हों कभी इतने, तो तुम एक काम करना कि अच्छा सा घर खरीद लेना अपनी फैमिली के लिए। ये बात उसकी घर के मेंबर ने ही किसी ने बोली है। इफ़ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, सॉरी एक सेकंड, डबल रिपीट हो गया यहाँ से। सोफीज फादर वॉज स्कूपिंग शेफर्ड्स पाई इन टू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड गो, हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रिमी एंड स्वेट मार्क्ड फ्रॉम द day. She thinks money grows on trees, doesn't she, Dad? Said little Derek, hanging on the back of his father's chair. Their mother sighed. एक सेकेंड, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। देयर मदर साइड यहाँ तक हमने कर लिया है, राइट। अब जो वहाँ पे जब ये बात हो रही थी, वो उसके पापा ने या उसके भाई ने किसी ने बोला हो, तो सोफ़ी के जो पापा हैं वो क्या खा रहे थे? वो शेपर्ड्स पाई जो है वो खा रहे थे पाई। तो उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल अनक्लीन था, बिल्कुल पसीने में हो रहे थे बिल्कुल। उसका जो छोटा भाई था सोफ़ी का, डायरेक्ट नाम था जिसका, वो अपने पापा से कहता है कि पापा, सोफ़ी को ऐसा लगता है कि पैसे जो है ना वो पेड़ पे उगते हैं, राइट। क्योंकि उसको भी ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी जो मम्मी थी वो अपने काम में बिजी थी, जो भी उनके डोमेस्टिक जो भी वो चोर्स कर रहे थे उनमें जो है वो बिजी थे आपके, ठीक है। आगे क्या हुआ? सोफ़ी वॉश्ड हर बैक स्टूप over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings, the delicate seeming bow and the crooked back. The evening had already blacked in the windows, and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing men in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Jeff. तो सोफ़ी क्या नोट करती है? सोफ़ी नोट करती है अपनी मम्मी को किचन में काम करते हुए। उसकी मम्मी की एज हो गई है ना, स्टूप हो गई है, जैसे हल्का सा बैंड हो जाता है ना, कमर बैंड हो जाती है, बैक बैंड हो जाती है जब ज़्यादा एज होने लगती है, तो वो बैंड हो गई थी। और उन्होंने एक एप्रन पहन रखा था, काम कर रही हैं अपने घर में जो है वो पूरा किचन में पूरा दिन काम करती रहती हैं। अब नेक्स्ट है आपका, शायद वो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास काम का बहुत बर्डन है, इसीलिए वो ऐसा लग रही हैं यहाँ पे,
अब रात होने लगी थी, डार्क हो रहा था, मतलब कि अंधेरा हो रहा था, और हाउस जो है उसके अंदर पूरे में स्टीम, और स्टीम क्यों हो रही है, क्योंकि वो खाना बना रहे होंगे तो इस वजह से वहाँ पे स्टीम हो रही होगी। किचन जो है वो सारा का सारा ऐसे बिखरा हुआ है, सारा कोई सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो सोफ़ी जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है, राइट। तो वो कहाँ चली गई, वो चली गई अपने भाई के पास में, जेफ के पास में। आगे देखो फिर क्या हुआ। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम tinkering with a part of his motorcycle over some newspaper spread on the carpet. He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. He was almost grown up now, and she suspected areas of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. He said little at all, ever voluntarily. Words had to be prized out of him like stones out of the ground, and she was jealous of his silence. When he wasn't speaking, it was as though he was away somewhere out there in the world, in those places she had never been, whether they were only the outlying district of the city or places beyond in the surrounding country. Who knew? Who knew they attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. यहाँ पे इनके मीनिंग देख लो पहले। नीलिंग का मतलब क्या होता है, अपने घुटनों पे बैठ के कोई काम करना, तो मतलब नीलिंग। टिंकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपेयर करना। और सस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है, सोचना। वैसे तो शक करना हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे थिंक के लिए यूज़ किया गया है। आउटलाइन का मतलब है थोड़ा दूर, दूर प्लेस पे। फैसिनेशन का मतलब आपको पता है अट्रैक्शन होता है। और यहाँ पे अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, जब कोई नया काम सीख रहे होते हैं तो एज ए अप्रेंटिस ही काम करते हैं, ट्रेनी ऐसे काम करते हैं, लर्नर ऐसे काम करते हैं। तो जेफ जो है वो अपने कमरे में था, और वो जो है अपने घुटनों पे बैठ के काम कर रहा था, कारपेट पे बैठा हुआ था। क्या काम कर रहा था, वो अपनी मोटरसाइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको ठीक कर रहा था, उसको रिपेयर कर रहा था। और वो एक ट्रेनी मैकेनिक था जिसने अपना स्कूल जो है वो 3 साल पहले छोड़ दिया था। सोफ़ी जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल थी अपने भाई के बारे में, क्योंकि इसका जो भाई था वो बहुत ज़्यादा बातचीत ऐसे करना पसंद नहीं करता था, और उसको बहुत क्योंकि जॉब नहीं थी तो उसको काफ़ी लंबे लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ते थे अपनी जॉब ढूंढने के लिए। और वो हमेशा जो है क्या इमेजिन करती रहती थी सोफ़ी कि उसकी जो वाइफ है, उसकी जो लाइफ है, सॉरी, है ना, उसके भाई की कैसी होगी, राइट। एक सेकेंड, मतलब अपने भाई के बारे में सोचती रहती है कि उसके भाई की लाइफ जो है वो कैसी होगी। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, बहुत जेलस हो जाती थी उसकी साइलेंस की वजह से, क्योंकि वो ना चाहती थी वो जानना चाहती थी उन जगह के बारे में जहाँ पे वो जाता है, उसका भाई जहाँ पे वो विज़िट करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी सिटी से, जहाँ पे वो रहते हैं अभी, उससे काफ़ी कुछ दूर डिस्टेंस पे वो लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्री साइड से जो है थोड़ा साइड में रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। और ये सारे के सारे जो थॉट्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं, क्योंकि वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर ही थे। क्योंकि वो क्या करती रहती है, वो तो डे ड्रीमिंग में ही रहती है, हमेशा लॉस्ट ही रहती है, अपने सपनों में ही खोई रहती है। उसे प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें होती रहती है उनसे कोई मतलब उसे यहाँ पे है नहीं। आगे देखो, परहैप्स देयर वर आल्सो पीपल, एक्सोटिक इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make any new friends easily. She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections, and that someday he might take her with him, though their father forbade it, and Jeff had never expressed an opinion. She knew he thought her too young, and she was impatient. She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city, which had always been her home. It expectantly awaited her arrival. She saw herself riding there behind Jeff. He wore new shining black leathers, and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. There was the sound of applause as the world rose to greet them. पर आपका मतलब आपको पता है शायद। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, किसी को काम करने से कोई भी रोकना, है ना, बैन करना। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, कोई विश। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत फॉरेन की सेंस में यहाँ पे यूज़ किया है। केप का मतलब क्या होता है, स्टोल टाइप, जैसे हम ओढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो गर्ल्स हैं आपकी या वीमेन है। अप्लॉज का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना बहुत ज़्यादा। इंस्टिंक्टिवली मतलब क्या होता है कि बिना ऐसे एकदम से कोई चीज़ ऐसे आ जाना, बिना कॉन्शियसली जो है कोई चीज़ सोचना या कुछ बोलना, इस तरह से। तो सोफ़ी जो है वो क्या इमेजिन करती है, सोफ़ी जो है अपने भाई की पर्सनल लाइफ को इमेजिन करती है। वो क्या सोचती है कि उसका जो ब्रदर है वो बात तो करता नहीं है, वो कभी अपने लाइफ के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन वो और क्या सोचती है यहाँ पे कि वो ना जानता है वहाँ पे, मतलब जिन लोगों को वो जानता है वहाँ पे, जहाँ पे वो जाता है, जिन जगह पे घूमने के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं सोफ़ी को। कभी गई नहीं है, कभी कुछ बात नहीं हुई है, फिर भी उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट है,
उसको ये भी वो ये भी जानते थे कि उसका जो भाई है उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स तो हैं नहीं, क्योंकि वो किसी से बात ही करना पसंद नहीं करता था, राइट। तो वो सोचती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि शायद उसके कोई स्पेशल फ्रेंड्स हों। वैसे तो उसके फ्रेंड्स थे ही नहीं, कम ही थे, लेकिन वो सोचते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल था कि उसके जो है स्पेशल फ्रेंड्स होंगे या उसकी लाइफ में कोई ऐसा स्पेशल पर्सन होगा। तो कभी कभी वो क्या करती थी, वो ऐसा सोचती थी, है ना, कि मैं अपने भाई की थोड़ा अपने भाई को जानने की थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, ताकि मैं अपने भाई के बारे में कुछ जान सकूँ और ज़्यादा, है ना। उसके जो फादर थे, उसके जो फादर थे वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, तो वो ये भी जानते थे कि मेरे फादर मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे, है ना। और उसको ये भी पता था कि मेरा जो भाई है वो मुझे बहुत बड़ा, बहुत समझदार नहीं समझता है कि वो मुझे बाहर जाने देगा या मुझसे कुछ शेयर करेगा, वो ऐसा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़ा इम्पेशेंट थी। हर चीज़ को उसको जो है तुरंत इंस्टेंट, उसको सारी चीज़ें चाहिए थी, इंस्टेंट आंसर चाहिए थे, और वो बाहर जाना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि वो जो है कंफर्टेबल है अब अपनी सिटी में जहाँ पे वो रहती है, मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं जेफ के साथ जा रही हूँ, मैंने ब्लैक जैकेट पहन रखी है, ब्यूटीफुल येलो ड्रेस पहन रखी है, मैंने, जेफ ने पहन रखी है जैकेट, मैंने जो है येलो ड्रेस पहन रखी है। और उसके बाद वो सोचती है कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्या कर रही है, वो सोच रही है, बस अपनी इमेजिनेशन में वो सारी चीज़ें जो है वो सोच रही है, और सोचती है कि सारे लोग हमारा वेलकम करेंगे, तालियां बजाएंगे हमारे लिए जब मैं अपने भाई के साथ ऐसे जाऊँगी, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं है, इमेजिन कर रही है यहाँ पे। आगे देखो, फिर आपका यहाँ से हमने ये पढ़ लिया, ओके। He sat frowning at the oily component he cradled in his hand as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. I met Danny Casey, Sophie said. He looked around abruptly. Where? In the arcade. Funnily enough, it's never true. I did too. You told Dad. She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets. I don't believe it. आगे देखो, there I was looking at the clothes in Roy's window when someone came and stood beside me, and I looked around and who should it be but Danny Casey। यहाँ पर डैनी कैसी एक नया करेक्टर आ गया, देखो, है ना। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, कहाँ। तो अब ये जो सोफ़ी है, ये क्या काम करती है, अपने भाई से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। उसका जो भाई है वो थोड़ा सा ऐसे बहुत ही एनॉयड लग रहा है, क्योंकि वो जो काम कर रहा है वो काम नहीं हो पा रहा है उससे, जो वो काम कर रहा है उसके हाथ सारे ऐसे ऑयल में हो रहे हैं, थोड़ा सा अनॉयड है। तो वो काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी वो ट्राई कर रहा है बेचारा, वो सारे के सारे वेस्ट हो जा रहे हैं। तो सोफ़ी उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं डैनी कैसी से मिली थी। अब डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी एक फुटबॉल प्लेयर है। तो उसका भाई जो है एकदम से उसको देखता है और कहता है कि तुम कब मिली, कहाँ मिली उससे? तो वो कहती है कि वो गैलरी में ही था जब मैंने उसको देखा, है ना। तो उसको विश्वास तो हुआ नहीं, तो उससे पूछता है कि क्या तुमने पापा को बताई ये बात? तो वो कहती है नहीं, मैंने नहीं बताई, क्योंकि उसको पता है कि पापा तो बिलीव करेंगे नहीं मेरी बात पे। और उसका भाई जो है वो पहला पर्सन है जिससे वो अपना सीक्रेट जो है वो शेयर यहाँ पे कर रही है। तो वो अपनी स्टोरी बनाती है यहाँ पे। वो कहती है कि वो रॉयस बुटीक में था और जो है वो कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहा था। गैलरी से मतलब है बुटीक के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तभी वहाँ पे कोई आया और मेरे पीछे खड़ा हो गया, साइड में खड़ा हो गया, और उसने जब टर्न किया तो वो क्या देखती है, वहाँ पे कौन था? वहाँ पे डैनी कैसी था। उसका जो भाई है उससे पूछता है कि उसका अपीयरेंस, पूछता है कि वो कैसा दिखता है, क्या है। तो उसको बताते हैं उसने ग्रीन कलर जेंटल आइज़ हैं उसकी, ग्रीन कलर की आइज़ हैं उसकी, और वो बहुत उसकी हाइट बहुत ज़्यादा भी नहीं है जैसा वो उसको सोचती है। तो यहाँ पे वो अपने भाई को डिस्क्रिप्शन बता रही है किसका? डैनी कैसी का, राइट। आगे देखो, देयर फादर, एक सेकेंड मिस हो गया क्या यहाँ पे कुछ? नहीं, यहाँ पे एक सेकेंड के तो उसको बताती है कि मैं डैनी कैसे से जो है मैं मिली हूँ यहाँ पे। तो उसके जो फादर हैं, यहाँ पे ग्रीन आइज तक हमने पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ना है। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप। He switched on the television, tossed one of the little Derek's shoes from his chair onto the sofa, and sat down with a grunt. Sophie meet Danny Casey, Geoff said. Sophie wriggled where she was sitting at the table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. His expression was one of the disdain. It's true, Geoff said. I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television, but that was a long time ago. You told so, Jeff said. करंट का मतलब क्या होता है? ग्रंट का मतलब है हल्की सी नॉइस कंट्रोल, रफ वॉइस एकदम। रिगल्ट का मतलब क्या होता है? टर्न करना। रेवरेंटली मतलब होता है बहुत रिस्पेक्ट के साथ में। डिसडेन का मतलब क्या होता है? डिसरेस्पेक्ट। तो जब उसके जो दोनों भाई हैं, दोनों भाई, ये जो जेफ और ये है ना आपका जेफ था, और इसका भाई एक और था इसमें, एक सेकंड,
ये दोनों इसके भाई हैं, इसके जॉन्सी के, सोफ़ी के सॉरी। तो दोनों भाई और दोनों उसकी जो सिस्टर है वो वहाँ पे बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके पापा घर कमरे में एंटर हुए, देखा कि भाई साफ़ सफाई है पूरी की पूरी, है ना। नहा लिया उसके पापा जो है आज अच्छे से। उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया, बैठ गए अपनी अपनी चेयर पे, अपनी अपनी जगह पे, और डायरेक्ट का जो शूज़ वहाँ पड़ा हुआ था उसको साइड में किया ऐसे। जैसे वो चेयर पे बैठे तो जेफ ने एकदम से बोला कि सोफ़ी जो है आज डैनी केसी से मिली। जैसे ही उसने उसके पापा ने सुना तो सोफ़ी की तरफ वो टर्न करते हैं और उसको देखते हैं बहुत स्कॉर्नफुली, एकदम गुस्से से उसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि उनको विश्वास तो हुआ नहीं था कि हाँ ये डैनी केसी से मिली होगी। तो जेफ जो है वो क्लैरिफाइड भी करता है कि हाँ ये सच बोल रही है। तो फादर जो है वो क्या पूछते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो कभी टॉम फिनी को जानता था बहुत टाइम पहले, है ना। टॉम फिनी कौन था, एक फुटबॉलर था, तो उसका नेम जो है वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ में लेता है। तो जेफ जो है वो एग्री करता है अपने पापा से, राइट, है ना, क्योंकि उसके पापा ने उसको पहले ये चीज़ बताई होगी, उनका कुछ होगा यहाँ पे। आप देखो उसके बाद वो क्या कहता है, उसके पापा मजाक बनाने के लिए कह रहे हैं उसका, क्योंकि उसके पापा को जो है मतलब विश्वास नहीं कि हाँ ये जो है डैनी केसी से यहाँ पे मिली होगी। आगे देखो, नेक्स्ट है आपका Cassie might be that good someday, better than that even he is the best if he keep his head on his shoulder, if they look after him properly. A lot of distractions for a youngster in the game these days. He'll be all right. He's with the best team in the country. He's very young yet he's older than I am. Too young really for the first team. You can't argue with that sort of ability. He's going to buy a shop. Sophie said from the table. Her father grimaced. Where had you hear that? He told me so. He muttered something inaudible and dragged himself around in his chair. That's another of your wild stories. She met him in the arcade. Geoff said and told him how it had बीन। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या था, डिस्टर्बेंस होना, इनऑडिबल जो हमें सुनाई ना दे, ग्रिमेस का मतलब है एंग्री। तो जब वो आपस में बात कर रहे थे तो फुटबॉल प्लेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा कि भाई उनको ऐसा लगा, है ना, उन्होंने क्या किया, ही थॉट कि एक दिन जो है जो डैनी केसी है वो जो है ऐसी हो जाएगा जैसे फिनी है ना, ऐसे इतना ही अच्छा हो जाएगा वो और इतना ही अच्छा प्लेयर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका, फिर उसने और क्या बात बोली कि जो जेफ और सोफ़ी हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों में से किसी ने रिप्लाई किया होगा, है ना। तो कहते हैं कि कैसी जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत टैलेंटेड भी है, लेकिन उसके पापा एग्री नहीं करते हैं, राइट। वो कहते हैं कि जब वो यंग था, ठीक है, तो बहुत सारे जो यंग फुटबॉलर थे उनके लिए एज ए वो डिस्ट्रक्शन का काम करता होगा यहाँ पे, है ना। मतलब उनके लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शंस रही होंगी एक यंग फुटबॉलर के लिए, तो उसको हार्डवर्क करना पड़ा होगा, डेफिनेटली हार्डवर्क करना भी चाहिए। तो जेफ जो है वो उसकी बात से एग्री नहीं करता बिल्कुल भी, और वो कहता है कि वो तो बेस्ट टीम में है और बेस्ट प्लेयर है। तभी जो सोफ़ी है वो उसको कहती है कैसी जो है वो एक नई शॉप खरीदने जा रहा है। उसके पापा उसको फिर से देखते हैं एंग्रीली कि भाई ये क्या बोले जा रही है आज। उसे कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता है। उनको डाउट था कि भाई ये इसकी इमेजिनेशन है पक्का, क्योंकि उनको पता था कि ये इमेजिनेशन में जीती है लड़की बिल्कुल। तो उसका जो भाई था वो इंटरप्ट करता है और कहता है कि हाँ वो उससे मिली है। उसके जो पापा हैं वो उसको वार्निंग देते हैं कि भाई तुम ये सारी प्रॉब्लम, ये चीज़ें मत सोचा करो, इनसे तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो, ठीक है। फिर वो क्या करती है, वो अपनी बात को क्लैरिफाई, अपनी जो बात है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है और उसको कहती है, स्टेटमेंट क्या देती है कि जेफ जो है वो जानता है और उस पर भरोसा करता है, मतलब मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने जो भी बोला है वो सारी बातें सच है बिल्कुल। उसके पापा रिप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके पापा क्या कहते हैं, उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि ये इमेजिनेशन में रहती है लड़की बिल्कुल। आगे देखो, the table lamp cast an amber glow across her brother's bedroom wall and across the large poster of United First Team squad and the row of colored photographs beneath, three of them of the young Irish prodigy. Casey, promise you will tell no one. Sophie said, nothing to tell is there. Promise, Jeff. Dad murder me only if he thought it was true. Please, Jeff. Chris, Sophie, you are still at school. Casey must have string of girls. No, he doesn't. How could you know that? He jeered. He told me that's how, as if anyone would tell a girl something like that. Yes, he did. He isn't like that. He's quite not as quiet as all that apparently. दोनों बात कर रहे हैं, उसका भाई और उसकी जो सिस्टर है। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जेफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट व्हेन आई सॉ हु इट वॉज। आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी केसी, एज ही लुक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज एंड ही सेड yes, that's right, and I know it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. So I asked him for an autograph for a little direct, but neither of us had any paper or a pen. So then we just talked a bit about the clothes and Roy's window. He seemed lonely. After all, it's a long way from the west of Ireland. And then just as he was going, he said if I would care to meet him,
नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। अब देखो यहाँ पे वो अपने भाई से जो है कुछ बता रही है ना, तो अपने भाई से वो क्या कहती है यहाँ पे देखो। तो जेफ जो है अपने रूम में है, वहाँ पे उसने फुटबॉल, जितने भी फुटबॉलर्स हैं उनकी जो है वो उनकी पिक्चर्स लगा के रखता था वहाँ पे, उसको बहुत पसंद था। तो वहाँ पे कैसी की भी पिक्चर थी, है ना। अब यहाँ पे जो सोफ़ी है वो उसको बताती है कि अपने भाई को बता रही है, अपने बारे में एक सीक्रेट बता रही है। वो कहती है एक कंडीशन पे बताऊंगी, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे, स्पेशली पापा को नहीं बताओगे। तो उसका जो भाई है वो कहता है हाँ। वो उस पर विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी, पर उसकी बात को वो सुन लेता है वहाँ पे, ठीक है। ज़बरदस्ती वाली बात है ना कि बड़ी बहन कह रही है तो छोटे भाई को सुनना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी बात आ गई यहाँ पे। जेफ उसके साथ साथ का ही होगा यहाँ पे, छोटा तो डायरेक्ट था इसमें। तो उसको बताती है वो बात। तो उसको बताती है कि जब मैं उससे मिली तो वो उसने पहले एक बात को स्टार्ट किया, मतलब इसने सोफ़ी ने स्टार्ट किया। उससे पूछा कि क्या आप डैनी केसी तो नहीं है। तो वो कहती है मैंने उसे ऑटोग्राफ के लिए भी कहा कि मैं डायरेक्ट के लिए जो है ऑटोग्राफ लेकर आऊँगी, लेकिन किसी के पास पेपर और पेन नहीं था तो ऑटोग्राफ नहीं लेकर आए हैं। तो उसने कहा कि अगली बार जब तुम मुझे मिलोगी तब मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। उसके भाई को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, उसको डाउटफुल था कि वो जो भी कह रही है वो सस्पेक्टेड था बिल्कुल उसके लिए, है ना। सस्पेक्ट कर रहा था वो उसको कि सच बोल रही है नहीं बोल रही है। तो उसने अपनी जैकेट उठाई और वहाँ से वो चला गया। सोफ़ी को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि इसका जो भाई है उसे कोई केयर नहीं है कि मैं उसे क्या बता रही हूँ क्या नहीं बता रही हूँ, मैं उससे अपनी बात शेयर कर रही हूँ और वो बिल्कुल भी जो है नहीं वो कर रहा है, ठीक है। तो उसको वो ये भी बताती है कि जो डैनी केस था वो काफ़ी टॉल और हैंडसम था यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली pilgrimage to watch United. Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Jeff, as always, went with his mate higher up. United won 2-0, and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going around the two big defender on the edge of the penalty area, with her fast screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride. Afterward, Jeff was ecstatic. I wish he was an Englishman, someone said on the bus. Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was going to the pub to celebrate. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे जो है एक सैटरडे के दिन जो सोफ़ी है उसके जो पापा हैं उसके जो दोनों भाई हैं वो चले गए फुटबॉल मैच देखने के लिए अपनी फेवरेट टीम का, यूनाइटेड का, है ना। अब यहाँ पे वो उनके लिए रेगुलर था, वो लोग जाते होंगे और वहाँ पे क्योंकि वो फुटबॉल को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे उसकी पूरी फैमिली। तो सोफ़ी, डेरेक और उसके जो पापा हैं वो चले गए वहाँ पे, है ना। कहाँ पे रुके, वो गोल के पास में रुके। जेफ जो है वो थोड़ा ऊपर चला गया वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ में मैच देखने के लिए। टीम यूनाइटेड जो थी उसने मैच को जीत लिया, उसका स्कोर हो गया 2-0 से जो है वो जीत जाते हैं। सेकंड गोल जो है वो केसी ने किया और बहुत ही परफेक्शन के साथ में किया। सारे लोग बहुत खुश थे, सोफ़ी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उसका चेहरा बिल्कुल ग्लो कर गया और जेफ जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सोफ़ी के जो पापा हैं वो पब गए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि टीम जीत गई है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए चले गए हैं। मैच में वो टीम जीत गई है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चले गए, पब चले गए हैं। और जो डायरेक्ट था वो घर वापस आ गया है। डायरेक्ट ने मम्मी को बताया कि इस टाइम जो है कौन जीतेगा, आयरलैंड जीतेगा वर्ल्ड कप, ठीक है। आगे देखो आगे क्या हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ this you have been telling, what is this you have been telling, Jency said. Next week, about what? Your Jeff told our Frank you met Denny Casey. This wasn't an inquisition, just Jency being nosy. But Sophie was startled. Oh, that. Jency frowned, sensing she was covering. Yes, that. Well, yes, I did. You never did, Jency exclaimed. Sophie glared at the ground. Damn that Jeff. This was a Jeff thing, not a Jency thing. It was meant to be something special, just between them. Something secret. It wasn't a Jency kind of thing at all. Tell Gauki Jency something like that, and the whole neighborhood would get to know it. Damn that Jeff was nothing sacred. अब यहाँ पे देखो क्या किया। इंक्विजिशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंग करना। नोजी का मतलब क्या है यहाँ पे, क्यूरियस। गौ की मतलब क्या होता है, ग्रेसलेस। फ्राउन का मतलब गुस्सा। तो सोफ़ी जो है वो जो है जेंसी आ जाती है, उसको पता लगता है, जेंसी को ये बात पता चलती होगी कि उसने ऐसा खाया। तो सोफ़ी जो है उससे क्वेश्चन पूछती है जेंसी। वो कहती है कि जो मैं सुन रही हूँ क्या जो सारे में बातचीत हो रही है वो सही है। तो सोफ़ी को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि मैंने तो किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तो उसको कहती है कि भाई उसका जो भाई जेफ है उसने जेंसी के भाई को बताया, तो जेंसी के भाई ने जेंसी को बता दिया। तो वो कहती है फ्रैंक कौन है यहाँ पे, जेंसी का भाई है। तो कहती है कि वो डैनी उसने बताया
कि तुम जो है डैनी कैसे से मिली हो। सोफ़ी को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसने अपने भाई को इसलिए बताया था कि तुम ये सीक्रेट किसी को रिवील नहीं करोगे, लेकिन फिर भी उसने बता दिया। वो बहुत चिंता में पड़ गई जो है सोफ़ी, क्योंकि जेंसी जो है उसको तो जो है अपने सीक्रेट शेयर करने की आदत है सब में, सारे में, है ना, कि भाई इसको पता लग गया तो ये सारे में जो है सारी बातों को जो है ऐसे फैला देगी पूरे नेबरहुड में, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो सोफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपने भाई के इस बिहेवियर पे। आगे वो क्या कहती है, इट्स अ सीक्रेट mean to be, I will keep a secret, so you know that I wasn't going to tell anyone. There will be a right old row if my dad gets to hear about it. Jancy blinked. A row. I had have thought he had be shoved as anything. She realized then that Jancy didn't know about the date bed. Jeff hadn't told about that. She breathed more easily, so Jeff hadn't let her down after all. He believed in her. After all, some things might be secret. It was just a little thing, really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good. How much had Jeff said? अब यहाँ पे वो दोनों बात कर रहे हैं, जेंसी और सोफ़ी जो है वो बात कर रहे हैं। तो सोफ़ी जो है वो एक्सप्लेन करती है जेंसी को कि हाँ भाई ये सीक्रेट है मेरा, और किसी से शेयर वो करना नहीं चाहती थी क्योंकि लोग जो है वो क्या करेंगे, घर के बाहर लाइन लगा देंगे और उससे पूछना स्टार्ट कर देंगे, है ना, और मेरे पापा को पता चलेगा तो वो मुझे बिल्कुल मार देंगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो जेंसी को बहुत सरप्राइज्ड हुआ, है ना। तो कहती है, क्योंकि जेंसी को ऐसा लगता था कि भाई अगर उसके पापा को पता चलेगा वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन सोफ़ी उसको बताती है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर आसपास भी लोगों को पता चलेगा तो उससे डिस्टर्बेंस होगा, मेरे घर में डिस्टर्बेंस होगा, मेरी मम्मी भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसको मना करते कि भाई सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करना है। तो वो अपना सीक्रेट इसको बताती है, सोफ़ी को, जेंसी को बताती है सारी चीज़ें। वो कहती है हाँ मैं उससे मिली थी, मैंने अपने भाई को बोला था कि सीक्रेट रखना है, लेकिन फिर भी उसने सीक्रेट नहीं रखा है, उसने सबने तुम्हारे भाई को बता दिया, उसने तुम्हें बता दिया। तो कहती है हाँ मैं उससे मिली थी, लेकिन ऑटोग्राफ नहीं ले पाई क्योंकि मेरे पास पेन पेपर नहीं था, ना उसके पास पेन पेपर था, है ना। तो वो क्या उसको ये भी बताती है कि भाई मेरे पापा जो है इसकी बात मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। तो जेंसी उसको कहती है, जेंसी को बोलती है कि भाई तुम्हें सीक्रेट रखना है। तो जेंसी उसको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं सीक्रेट रखूंगी बिल्कुल। आगे देखो, तो उसको बोलती है कि भाई तुम्हें जो है वो सीक्रेट रखना है इस बात को, है ना। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनाल अलॉन्ग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प फ्रॉम द वाफ अक्रॉस द वाटर, एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट. It was a place she had often played in when she was a child. There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometime came. She sat down to wait. It was the perfect place, she had always thought, so for a meeting of this kind, for those who wished not to be observed. She knew it he would approve. अब यहाँ पे वो अपनी बात जो है थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेगी यहाँ पे। For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this idea of his not coming. यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी, मीनिंग्स यहाँ पे भी आएंगे। तो अब बहुत सारे थॉट जो हैं वो सोफ़ी के माइंड में आ रहे थे। वो डैनी के लिए वेट करती है, लेकिन डैनी जो है वो नहीं आता है क्योंकि वो डैनी के लिए वेट कर रही है। अब जहाँ वहाँ पे जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो है डैनी कैसी नहीं आया उससे मिलने के लिए। तो अब क्या हुआ, जब डार्क हो गया, थोड़ा सा दिन ढल गया, तो सोफ़ी जो है वो जाती है वहाँ पे, है ना, मिलने के लिए जाती है उससे। वाटरवे कैनाल था उसके पास में, बेंच वगैरह थी, वहाँ पे वो जाती है। सिटी से काफ़ी दूर था, और ये जो वो जगह थी जहाँ पे वो एज ए चाइल्ड खेलती थी कभी। एक वुडन बेंच पे वो बैठ जाती है, एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाती है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है उसके एल्म जो है यहाँ पे एक ट्री है, मतलब उसके अलावा यहाँ पे वो, और उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये परफेक्ट प्लेस था कि जहाँ पे जो लवर्स हैं वो मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं कि कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। तो वहाँ पे वो बैठ जाती है और वेट करती है किसका, केजी का। बट केजी वहाँ पे नहीं, इमेजिनेशन में खो जाती है अपनी और सोचती है कि केजी मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। उसको लगता है कि हाँ केजी मुझसे मिलने के लिए आया है, और उसके बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो है नहीं आ रहा है, और वो क्या था, जस्ट उसकी इमेजिनेशन है ना। आगे क्या हुआ फिर, हियर आई सेड, शी सेड टू हर सेल्फ, विशिंग Danny would come, wishing he would come, and sensing the time passing, I feel the pangs of doubt stirring inside me. I watch for him, but still there is no sign of him. I remember Jeff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them. I wonder what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. How can you help what people choose to believe? But all the same, it makes me despondent. This knowing I will never be able to show them they are wrong to doubt me.
She waited, measuring in this way the changes taking place in her. Resignation was no sudden thing. पाइन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन। रेजिग्नेशन मतलब लीव करना। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगे, सोफ़ी के माइंड में। उसने वेट किया डैनी के लिए, बट डैनी वहाँ पे जो है नहीं आया उससे मिलने के लिए। उसको बहुत अंदर से बहुत वो जो है परेशान होने लगी। उसको लगा कि लोग जो हैं उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। अगर डैनी आता उस टाइम पे तो वो उनको बता पाती कि वो झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन डैनी तो वहाँ पर आया नहीं। फिर से वो सोचने लगी कि बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे लिए सबको विश्वास दिलाना एक बार फिर से कि डैनी से मैं मिली थी। काफ़ी सारे थॉट्स उसके माइंड में आ रहे थे और उसको लग रहा था कि उसके अंदर ही अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो थी जिससे उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं बस अब यहाँ से चली जाऊँ। आगे देखो। Now I have become sad, she thought, and it is hard burden to carry. This sadness, sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was. Already I envisage the slow walk home and Jeff's disappointed face when I tell him he didn't come, that Danny, and then he will fly out and slam the door. But we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it's a hard thing. This sadness. She climbed the crumbling steps to the street. Outside the pub, she passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. एनविस का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट करना। क्रम्बलिंग मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन पार्ट। तो सोफ़ी बहुत सैड हो गई है, ठीक है, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि भाई मैं ये बर्डन कैसे बिल्कुल सहन कर पाऊंगी कि डैनी जो है मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। उसने इतना वेट किया उसका, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आया और उसको वो ये भी जानते थे कि वो कभी नहीं आएगा, राइट। उसको और क्या चिंता थी कि लोग मेरे डाउट करेंगे कि मैंने उनको जो बोला, मैंने उनको ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना दी कुछ भी, और डिसबिलीव करेंगे जो भी वो कह रही थी। उसको लग रहा था कि मेरा जो भाई जेफ है वो, उसको बहुत बुरा लगेगा, मैं उसको जाके बताऊँगी कि डैनी नहीं आया तो वो दरवाज़ा बंद कर लेगा गुस्से में, बिल्कुल, है ना। जैसे वो वापस जा रही थी घर तो उसने अपने पापा की बाइसिकल जो है वो पब के बाहर देखी। थोड़ा सा खुश हो जाती है कि अब जब मैं घर जाऊंगी तो अपने पापा को मुझे फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे उनको कोई जवाब ऐसे देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो। Excuse me, but aren't you Danny Casey? Coming through the arcade, she pictured him against outside Royce. He turns, reading slightly. Yes, that's right. I watch you every week with my dad and my brother. We think you are great. Oh, well, now, that's very nice. I wonder, would you mind signing an autograph? His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled and turns upward slightly. And when he smiles, he does too shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green. And when he looks straight at you, they seem to shimmer. They seem gentle, almost afraid, like a gazelle's. And you look away, you let his eyes run over you a little, and then you come back home to find them slightly breathless. रेडिंग मतलब ब्लश करना, बहुत शर्माना। गेजेल मतलब एक एशियन अफ्रीकन एंटेलोप है आपका। एक्सपोजिंग मतलब अनकवर करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लो इसका। तो सोफ़ी जब वापस आ रही थी घर, तो जब वो अपना जो बुटीक था वहाँ पे, रॉयस बुटीक, जब उससे क्रॉस कर रही थी तभी वो फिर से इमेजिन करती है कि वो डैनी कैसे से मिली है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है और उसको बोलती है कि क्या आप डैनी कैसी हैं, क्या मैं ऑटोग्राफ ले लूँ आपसे, है ना। फिर से जो है वो इमेजिनेशन कर रही है यहाँ पे। तब वो क्या कहता है, तब वो उससे कुछ कहता है। तो जब वो ऑटोग्राफ के लिए बोलती है तो दोनों को क्या रियलाइज़ होता है कि भाई उनके पास पेपर पेन कुछ भी नहीं है। फिर से वो सैड हो जाती है अपने भाइयों के लिए। कैसी वहाँ से चला जाता है और वो वहीं पे खड़ी रह जाती है, सोचती रहती है उसकी वॉइस के बारे में, उसकी ग्रीन आइज़ के बारे में, उसकी इनोसेंस को जो है वो याद करती रहती है। उसकी जो इमेजिनेशन है वो उसको बताती है कि हम जो है बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, हम फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ में जो है मैच देखती थी। सैटरडे देखा था उसने, लास्ट सैटरडे। इमेजिन करती है डैनी कैसी को कि वो गोल कैसे स्ट्राइक कर रहा है, कितने शानदार तरीके से उसने जो है गोल को स्ट्राइक किया है, ठीक है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है जब वो जीत जाता है। यूनाइटेड टीम जो है अभी जीत गई थी ना लास्ट टाइम जब वो मिली थी, जब वो गए थे मैच देखने के लिए, ठीक है। तो डैनी कैसी की परफॉर्मेंस को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, जस्ट इमेजिन ही कर रही है। उसको यहाँ पे वो अपना हीरो मानती है डैनी कैसी को, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है आपकी, इसमें जस्ट क्या बताया है, एक सेकेंड, इसमें ये बताया है कि आपका वो जो सोफ़ी और जॉन्सी थे वो दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे। एक जो है वो बिल्कुल डे ड्रीमिंग में रहती थी और एक जो है आपकी वो क्या करती थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, है ना। तो उसको समझाने की कोशिश भी करती है अपनी फ्रेंड को, बट वो सुनती नहीं है, वो समझती नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे वो फिनिश हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।